एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब सेरेफिना कहानी बता रही थी। वो आगे बताती है गॉड एग्जिस्ट करते हैं, वो भी अपने फॉलोवर्स की वजह से जो उनको मानते हैं। फिजिकल तरीके से गॉड को नहीं मारा जा सकता, हालांकि जब तक वो फॉलोवर्स नहीं गायब हो जाते जो उन पर भरोसा करते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो गॉड अपनी सारी पावर्स को खो देते हैं। गॉड तब मर जाएगा जब उसका फॉलोवर गायब हो जाएगा। और किसी भी तरीके से देखा जाए तो वो सोर्स कोई और नहीं बल्कि एक्टलस का एम्परर है। उसकी जो असीम शक्ति है और उसकी जो जीत है वो सिर्फ ब्लेसिंग के कारण है। इसका मतलब अगर एक्टलस का एजेंट मर जाएगा तो एक्टलस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको मारने का कोई भी तरीका नहीं है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। इसीलिए देवता ने ईश्वर से एक हथियार मांगा, लेकिन उसके बदले में भुगतान भी करना पड़ा। और जैसा कि तुम गैस कर सकती हो, वो हथियार कोई और नहीं बल्कि ट्यूनिया की सेंटेंस है। ट्यूनिया की गॉड एक लौती है जिन्होंने अपने ट्यूनिया के फॉलोवर्स को नहीं छोड़ा और ना ही बंजर जमीन को। उन्होंने जमीन को उपजाऊ करा। जब सारे देवता पीछे हट रहे थे ताकि उनको भुगतान न करना पड़े, तब भी वो पीछे नहीं हटे। इसीलिए उन्होंने एक्टिला को मारने के लिए शक्ति मांगी। ये सब सुनकर एंजी कहती है इसका मतलब तुम वो हथियार हो क्योंकि तुम सेंटेंस हो, लेकिन ये बताओ कि बदले में उनको क्या भुगतान करना पड़ा। सेरेफिना कहती है उसे उस इंसान को खोना पड़ा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। ये भयानक कृत्य, ये सब कुछ ईश्वर की मर्जी की वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने नियति के साथ समझौता करा था, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। बदले में प्राइस क्या मांगा जाएगा ये नहीं बताया गया जब तक कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी नहीं हो जाता। एंजी कहती है क्या सबसे पहले प्रोविडेंस को इन सब को नहीं ठीक करना चाहिए था। एक्टिलस वासी एक ऐसी स्पीशीज है जो कि धीमे धीमे कर कर पूरी दुनिया को खत्म कर रहे हैं। प्रोविडेंस ने ये सब कुछ कैसे जाने दिया बजाय इसकी परवाह करने के। सेरेफिना कहती है प्रोविडेंस एक्टिला को कोई भी प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। प्रोविडेंस एक ऐसी वॉर है जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर देगी और ये एक बड़े चक्र का बहुत बड़ा प्लान है। इसीलिए मुझे वो काम करना पड़ेगा जो मुझे मिला है, जबकि मैं वो करना नहीं चाहती। एंजेलिका, तुम्हें वो बुक याद है ना जो तुमने मुझे दिखाई थी, जिसे सिर्फ तुम पढ़ सकती हो? मुझे बताओ कि उसमें और क्या लिखा हुआ था। एंजी कहती उसमें लिखा था कि एम्परर तब तक नहीं मरेगा जब तक कि तुम उसे नहीं मार देती। वैसे इसका मतलब ये है ना कि तुम पहले भी इन सब से गुजर चुकी हो, तुमने एडन को मरते हुए देखा है। सेरेफिना कहती है देवता के लिए भले ही वो एक पल होगा, लेकिन मेरे लिए एक बहुत लंबा भयानक समय था। जब मैं ये सारा दर्द झेल रही थी तब ट्यूनिया ने मुझे नहीं बताया था मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है, इसलिए मैंने बार बार उनसे भीख मांगी। मेरे अंदर बढ़ती हुई नाराजगी को देखकर मैं उनसे शांति की गुहार लगा रही थी, लेकिन एडन के मरने के बाद मैं उस शांति को नहीं रख पाई। इससे पहले मुझे पता चलता मेरी जो सफरिंग थी वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो किसी और के हाथों नहीं मारा जाएगा। मुझे नहीं पता था मुझे ये रोल क्यों दिया गया है, लेकिन मुझे लगा ये मेरा काम है, मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बदले में मेरे अंदर सब कुछ टूट गया और कुछ नहीं बचा। उसके बाद जब मैं टेम्पल वापस आई थी तो मेरा परिवार यानी टेम्पल के वासी मेरा इंतजार कर रहे थे। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि एक्टिलस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन किसी भी चीज से मुझे सुकून नहीं मिला। मैं बस अकेले रहना चाहती थी, इसीलिए मैं सेंचुरी में बंद हो गई। वहाँ पर बस मेरे लिए करने के लिए एक ही काम था, वहाँ की बुक्स पढ़ना। और ऐसे ही बुक पढ़ते हुए अचानक से मेरे सामने वो बुक आ गई। उस बुक के अंदर वो स्पेल लिखा हुआ था जिससे कि मैं वक्त में वापस जा सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो बुक वहाँ पर क्यों थी, शायद कोई मेरे साथ खेल रहा था, लेकिन मैं उस स्पेल को ट्राई करना चाहती थी और फिर मैं कामयाब हो गई। फिर मेरी मुलाकात प्रोविडेंस से हुई। मुझे पता चला कि मैं वक्त में वापस जा सकती हूँ। ये सब कुछ होने से पहले मैंने कहा कि मुझे वक्त में वापस जाने। प्रोविडेंस ने कहा इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं बताया गया कि इसके बदले में मुझसे क्या लिया जाएगा। मेरा प्यार उस औरत को बचाते हुए मर गया जिससे वो प्यार ही नहीं करता था। इसलिए मैंने सोचा था अगर मुझे मौका मिला मैं तो जरूर वक्त में वापस जाऊंगी। इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझसे बदले में क्या लिया जाएगा, मैं फिर भी वक्त में वापस जाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे आवाजें सुनाई दे रही थी। ट्यूनिया मुझ पर गुस्सा कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि उसने भी प्रोविडेंस से कोई ना कोई डील करी थी। मेरे अंदर इतनी नाराजगी थी तो मैंने ट्यूनिया से सवाल करा कि तुमने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी। मैंने उससे कहा कि मैं अब उसे नहीं मानूंगी, मैंने सेंटेंस होने से इनकार कर दिया। मुझे पता है कि बहुत लंबी कहानी थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी एंजेलिका, मैं अब ट्यूनिया की सेंटेंस नहीं रही हूँ, मैं एम्परर
एम्परर को नहीं मार सकती। एंजी कहती क्या कहा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें इसके बदले में क्या प्राइस देना पड़ा। सेरेफिना कहती है मुझे पता चला एडन अब वो इंसान नहीं रहा था जिसको मैं जानती थी, जिस इंसान से मैं प्यार करती थी। मुझे पता चला कि उसकी आत्मा नष्ट हो चुकी है और मेरे जाने के बाद ट्यूनिया को एक नई सेंटेंस की जरूरत थी। एंजी सोचने लगती है इसका मतलब सेरेफिना के वक्त में वापस आने के बदले एडन की आत्मा नष्ट हो गई। यही वजह थी कि चा सोयून की जो आत्मा है वो एडन की बॉडी के अंदर आ गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं इस बॉडी के अंदर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ट्यूनिया की नई सेंटेंस हूँ। फिर वो सेरेफिना से कहती है कि ये सब कुछ बकवास है, असली एंजेलिका ट्यूनिया की फॉलोवर नहीं थी और ना ही मैं हूँ। सेरेफिना कहती है जरा ध्यान से सोचो एंजी, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हें अचानक से जानकारी पता चल गई है? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे कान में आकर कभी किसी ने कुछ कहा है? और वो दिन याद करो तुम जब अचानक से बिना अपनी मर्जी के कुछ बोलने लगी थी। मुझे माफ कर देना एंजेलिका, लेकिन ट्यूनिया ने तुमको चूज करा है। इसका मतलब एक्टिलस के एम्परर को कोई और नहीं बल्कि तुम मार सकती हो एंजेलिका। एंजी कहती मुझे और प्रूफ चाहिए, ये थोड़ी ना हो सकता है कि अचानक से मैं सेंटेंस बन गई। अगर मैं ट्यूनिया की सेंटेंस होती तो रैनियल को पता चल जाता जब उसने मुझे देखा था। सेरेफिना कहती क्या तुम्हें इस बात पर भरोसा था कि मेरे अलावा कोई और सेंटेंस हो सकती है? और अगर ऐसा होता तो फिर वो कौन है, वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर आ गई? जरा सोचो एंजेलिका, इन सारे सेंटर के बीच में सिर्फ तुम खड़ी हुई हो। तुमने एम्परर के इमोशन को भी बदल दिया। इसका मतलब एम्परर को मारने की ताकत तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुम ट्यूनिया की सेंटेंस हो। एंजी कहती है कि लेकिन मेरे अंदर सेंटेंस बनने की ताकत नहीं है, मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ, मैं बस एक डरपोक हूँ, मैं किसी को नहीं मार सकती हूँ। मैंने बस एक ही काम किया है, रैनियल के सामने गिड़गिड़ाई हूँ और उससे दूर भाग गई हूँ। तो मैं उस जैसे इंसान को कैसे मार सकती हूँ? जब भी उसके सामने होती हूँ तब मैं जम जाती हूँ, ऐसा लगता है मेरे सामने एक बड़ा सा सांप खड़ा है। लेकिन सेरेफिना उससे माफी मांगती है। एंजी को भी समझ आ जाता है अब और बोलने का फायदा नहीं क्योंकि सच नहीं बदलेगा। फिर वो सेरेफिना से कहती है कि एडन कैसा है? मुझे पता चला था उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। सेरेफिना कहती है कि वो इस वक्त बेहोश पड़ा है। अच्छी बात यह है कि उसकी जान खतरे में नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन तभी वहाँ पर रैनियल आ जाता है और सेरेफिना से आकर कहता है दफा हो जाओ यहाँ से। सेरेफिना बहुत ज्यादा कांपने लगती है। तभी एंजी कहती है कि सेरेफिना तुम जाओ यहाँ से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सेरेफिना वहाँ से चली जाती है और रैनियल एंजी से कहता है एंजी क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? एंजी उससे माफी मांगती है। रैनियल कहता है मैं तुम्हारी माफी सुनने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही ये सुनने के लिए कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। मुझे बस इतना बताओ क्या तुम मुझसे इसलिए दूर भागी क्योंकि तुम्हें मुझसे डर लगता है? उस अजीब औरत ने मुझसे बहुत सारी चीजें कही, क्या वो सारी बातें सच हैं? मुझे बताओ एंजी, जितने वक्त तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या वो सब कुछ झूठ था? एंजी सोचने लगती है क्या कहा प्यार, लेकिन ये बात ये क्यों जानना चाहता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो हमेशा इसी बात से फर्क पड़ता था ना कि तुम बोर तो नहीं हो रहा है, तो फिर इस वक्त ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? रैनियल अगर तुम मेरी तरफ इस तरह से देखोगे तो मेरे पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। रैनियल तुमने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन जब तुम बोर हो जाओगे तो तुम मुझे अगले ही पल छोड़ दोगे। मैं तुम्हारे ऊपर निर्भर तो हो सकती हूँ लेकिन तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए मुझे तुमसे डर लगता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कब क्या कर दो। तुमसे प्यार करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं था और मैंने ऐसा तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए करा था क्योंकि मेरे पास भागने का सिर्फ यही रास्ता था। तभी एंजी को सेरेफिना की वही बात याद आती है कि एक्टिलस के एम्परर को सिर्फ तुम ही मार सकती हो। एंजी अपने पास रखे हुए ग्लास को तोड़ देती है और उससे रैनियल के ऊपर हमला कर देती है। एंजी के हाथ में चोट लग जाती है। रैनियल कहता है कि अगर तुम इस तरह से बर्ताव करोगी तो तुम्हें फिर से चोट लग जाएगी एंजी सोचने लगती है शायद से मैं ट्यूनिया की सेंटेंस और शायद से मैं ही सिर्फ तुम्हें मार सकती हूँ। तभी रैनियल कहने लगता है कि मुझे नहीं पता आखिर मैं तुम्हारा क्या करूँ। जब सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हें कंफर्ट करना चाहता था, लेकिन फिर मैं गुस्सा हो गया। लेकिन इस पल मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता, ना ही मेरे अंदर चाहत है तुम्हें मारने की और ना ही मैं तुम्हें खुद को मारने दूंगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चॉइस देता हूँ एंजी, मेरे साथ पैलेस वापस चलो या फिर दूसरा रास्ता ये है कि जिन्होंने तुम्हें छुपाया था वो सारे के सारे मारे जाएंगे, उसके बाद तुम मेरे साथ वापस चलोगी। फिर नेक्स्ट सीन हम सीधा 1 महीने बाद का देखते हैं। लोगों को यही
बताया जाता है कि एम्परर एम्प्रेस के साथ वापस आ गए हैं। जिनको कुछ नहीं पता था वो सरप्राइज हो गए, आखिर एम्प्रेस अभी तक जिंदा क्यों है। फिर सबको ऐसा लगने लगा शायद से एम्परर सबके सामने एम्प्रेस की बेइज्जती करेंगे और उनको मजा आएगा। एक्टिलस के अंदर कमजोरी एक गुनाह होता है, इसलिए ये नेचुरल था उन लोगों का ऐसा सोचना। सिसाने और सिल्विया जिन्होंने एम्प्रेस की भागने में मदद करी थी उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। और एंजेलिका जिसको काफी लोग पसंद किया करते थे और उसकी तारीफ करते थे, लेकिन अब सिर्फ वो हाई सोसाइटी के सामने एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। लेकिन किसी का भी हक नहीं था कि वो एम्प्रेस की बेइज्जती करे, चाहे वो डचेस नर्मा हो या फिर काउंटेस फेलियन। एम्प्रेस के पैलेस के अंदर इस मामले को लेकर सब लोग चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्होंने एम्परर और एम्प्रेस को बहुत करीब देखा है, इसलिए वो लोग सच्चाई जानते हैं। वो लोग जानते हैं कि अगर उन लोगों ने एंजेलिका को कुछ भी बोला तो वही लोग खत्म हो जाएंगे। सिसाने और सिल्विया को अब जब अरेस्ट कर लिया गया है तो डचेस नर्मा का राज चल रहा था एम्प्रेस पैलेस के ऊपर। भले ही उनके पास बहुत पावर हो लेकिन फिर भी वो बेवकूफों की तरह खर्चा नहीं कर रही थी। फिर हम एंजी के पैलेस आने का कुछ दिन पहले देखते हैं। डचेस नर्मा ने काउंटेस फेलियन को अपने मैनर में बुलाया एक मीटिंग करने के लिए। उन्होंने इस बारे में बात करी कि ये घटना क्या मोड़ लेगी। उनको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वो सब लोग एक ही मामले में फंस जाएंगे। देखा जाए तो हाउस फेलियन हाउस नर्मा दोनों एक दूसरे के अपोनेंट हैं और ये बात नर्मा बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन अभी उन लोगों ने इस बात का फैसला करा कि वो लोग साथ में काम करेंगे क्योंकि वो लोग जिंदा तभी रह सकते हैं जब उनके सर उनके साथ होंगे। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं जब रैनियल और एंजी यानी एम्परर और एम्प्रेस पैलेस आ गए थे। सब लोगों का यही काम था कि उन लोगों को एम्प्रेस के खिलाफ नहीं जाना है और काफी लोग ये देखकर शॉक हो गए थे कि एम्प्रेस सही सलामत जिंदा वापस आ गई हैं। सबसे बड़ी बात एंजेलिका ने कहा उसे किसी भी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, सब लोग दूर रहे। और नर्मा को देखते हैं जो सोच रही थी एंजेलिका एक एम्प्रेस बनने के काबिल नहीं है। एम्परर बहुत लंबे वक्त से अपना स्टेटस बनाए रखे, हालांकि एंजेलिका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसने एम्परर का ध्यान जंग के ऊपर से भटकवा दिया और वो एक ऐसा एम्परर है जो कि बहुत लंबे वक्त से हर जंग को जीत रहा है और ऐसे इंसान के लिए एंजेलिका बस रास्ते का कांटा है। इसलिए एक्टिलस के फ्यूचर को बनाए रखने के लिए हमें एक्टिलस के ऊपर ब्लेसिंग्स की जरूरत है, इसीलिए जो अभी की एम्प्रेस है उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं एंजी रूम में थी और नर्मा बता रही थी कि आपकी हालत को देखते हुए जितने भी इवेंट है उनको बंद कर दिया गया है, इसीलिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो हमें बुला लीजिएगा। फिर वो लोग जा रहे थे और नर्मा कहती है सबसे खराब स्थिति नहीं है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। फेलियन कहती है कि मुझे लगता है वो अपना काम ठीक ठाक कर रही है, मुझे उम्मीद थी कि वो और शानदार काम करेगी। नर्मा कहती है कि वो जैसी दिख रही है वैसी मैंने उम्मीद नहीं करी थी, मुझे लगा था कि वो खुद को चोट पहुंचा कर यहाँ पर वापस आएगी। फिर एंजी को देखते जो बालकनी में खड़े होकर सोच रही थी अंत में मैं पैलेस वापस आ गई, लेकिन फिर भी मैं इस बात को नहीं मान पा रही हूँ कि मैं ट्यूनिया की सेंटेंस हूँ। सच कहूँ तो इसे मानना आसान भी नहीं है क्योंकि प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आने से पहले मैंने रैनियल को कई बार मारने की कोशिश करी लेकिन मैं हर बार नाकाम हो जाती। मेरे अंदर जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बचा था वो भी धीमे धीमे कर खत्म हो रहा था। मैंने सोचा शायद से सेरेफिना गलत हो सकती है, मैं ट्यूनिया की सेंटेंस कैसे हो सकती हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं बार बार फेल क्यों हो रही हूँ और जो आवाज मुझे सुनाई देती थी वो भी नहीं सुनाई दे रही है। मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा बदल चुकी हूँ क्योंकि मैं पहले तो बिल्कुल ये इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं रैनियल को मारने की कोशिश करूंगी, लेकिन रैनियल के चेहरे के ऊपर का एक्सप्रेशन हमेशा सेम रहता था। उसकी आंखों में ये नजर आ रहा था कि उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने नोटिस कर लिया वो तो बस दिखावा कर रहा था, मेरे एक्शन उसे तकलीफ पहुंचा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि रैनियल को भी तकलीफ हो सकती है, वो हमेशा मुझे नीची नजरों से देखता था, लेकिन मुझे ये बात पता चली कि मैं भी उसे तकलीफ पहुंचा सकती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता कि मैं उसे मारना चाहती ही नहीं हूँ, मैं बस उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ। उसके ना बोले हुए शब्दों से मुझे चिंता होने लगती थी। शायद मैं बस उस समय के लिए मुआवजा चाहती थी जब मैं उसके पैरों में गिर जाया करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर से उसके लिए डर खत्म हो चुका है। जब मैं बहादुरी से उसके सामने आती थी तब भी मुझे डर लगता था क्योंकि मुझे लगता था एक दिन उसका पेशेंस खत्म हो जाएगा और वो कहेगा कि इस खेल को बंद करो। तब मुझे इस बात का डर लगता था कि शायद फिर वो मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ आगे बढ़ती रही
कहीं ये सोच कर कि वो जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए है वो उतर जाएगा, लेकिन इतनी सारी कोशिशें करने के बाद मैं फेल होती रही। अब मेरे अंदर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कमजोरी को भी खुशी कहा जा सकता है। पैलेस में वापस आने से पहले मैंने रानियल से पूछा था कि सिसाने और सिल्विया कहाँ पर हैं। रानियल ने बताया कि वो लोग अरेस्ट हैं। मैंने पूछा कि क्या तुमने उन्हें मार डाला? रानियल कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा है, उन्हें जेल में डाला गया है क्योंकि उन्होंने तुम्हें छुपाया था। और एंजी सोचने लगती है उस वक्त मुझे बहुत सुकून मिला ये सुनकर। मुझे तो लगा था कि रानियल ने उन लोगों को मार दिया होगा, लेकिन फिर भी मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। जेल में उन्हें ठंड लग रही होगी, उन्हें भूख लग रही होगी। मैंने सोचा अगर मैं रानियल से कहूंगी कि उनको छोड़ दे तो क्या रानियल उन्हें छोड़ देगा। और फिर मेरा टेम्पल से जाने का वक्त आ गया था। एडन और बाकी सब मुझे छोड़ने आए थे। एक पल के लिए मेरी आंखें एडन से टकरा गई थी, लेकिन मैंने मुंह मोड़ लिया कहीं रानियल नोटिस ना कर ले, क्योंकि एक वक्त था जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते थे और एक दूसरे को समझते थे। अंत में सिसाने, सिल्विया, एडन को भी मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। वो ये सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर रानियल आता है। एंजी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रानियल कहता है तो क्या मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था? एंजी कहती है अब से आने से पहले मुझे बता देना। रानियल कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक लोगी? एंजी कहती है कि अब तक ऐसा करने से मैं बिल्कुल असमर्थ रही हूँ। रानियल कहता है कि क्या आज तुम मुझे मारने की कोशिश नहीं करोगी? तो क्या आखिरकार तुम्हारे अंदर मुझे लेकर नाराजगी कम हो रही है, या तुम भूल गई कि मैंने उस इंसान के साथ क्या करा जिसकी तुम इतनी परवाह करती थी?